नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सरस्वती योग को समझने का प्रयास करेंगे, वो भी करपात्री जी महाराज की कुंडली पर उसका प्रयोग करके कि सरस्वती योग के क्या फल हैं और ये कैसे बनता है। सरस्वती वो योग बृहस्पति, बुध और शुक्र के विशेष कॉम्बिनेशन से सरस्वती योग का निर्माण होता है। उसमें भी बृहस्पति की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति, बुध और शुक्र ये अगर केंद्र या त्रिकोण या दूसरे घर में बैठे हों, केंद्र मतलब लग्न से पहला, चौथा, सातवां या 10वें घर में, या फिर त्रिकोण 5वें या 9वें घर में, केंद्र या त्रिकोण या दूसरे घर में जहां चंद्रमा बैठा है। अगर यहाँ पे मतलब टोटल 7 घर हो गए, 4 केंद्र, 2 त्रिकोण और दूसरा घर। इन 7 भावों में कहीं पर भी बृहस्पति, बुध और शुक्र साथ में, जरूरी नहीं कि बैठे हो, कहीं पर भी बृहस्पति यहाँ बैठा हो, बुध दूसरे घर में बैठा हो, शुक्र 10वें में बैठा, तो भी ये योग बन जाता है। लेकिन अगर साथ में बैठे हों या एक दूसरे को आमने सामने से देख रहे हैं तो योग की प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे इस कुंडली में बृहस्पति, बुध और शुक्र जो है केंद्र में बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, तो उनका योग का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसा सरस्वती योग के प्रभाव से नाम ही जैसा है कि सरस्वती पुत्र हो जाएगा। वो गद्य पद्य की रचना, शास्त्रों की रचना, ज्ञानवान, कुछ भी अगर नाटक कला किसी चीज़ में जो है आर्ट कल्चर से रिलेटेड चीज़ में भी आगे जा सकता है, वेद पुराण शास्त्रों में भी आगे जा सकता है, पुराण लिखने में भी जिन ऋषियों का योगदान रहा है। तो ऐसे योग वाले भी गद्य पद्य छंद की रचना, जिसको लोग आगे समय तक पढ़ते रहें, पाठ करते रहें, बड़े बड़े कवि वगैरह का निर्माण, इसी वजह से दूसरे घर का भी इसमें योगदान है। ऐसे तो ये सारे राजयोग कारक है, लेकिन दूसरा घर वाणी का भी है। तो विद्वता वगैरह, वाणी, वेद पाठी, इन सब के लिए भी दूसरा घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दूसरे घर में भी अगर ये योग बनता है, केंद्र त्रिकोण के अलावा दूसरे घर को इतना महत्व इसी वजह से दिया गया है, तो भी ये सरस्वती योग जो है सशक्त हो जाता है। इसलिए दूसरे घर को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इस कुंडली में सरस्वती योग तो बन गया कि केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन कितनी तीव्रता बढ़ गई कि करपात्री जी महाराज इतने विद्वान थे। कहते हैं कि एजुकेशन नॉर्मली शायद 10वीं से ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन इतने विद्वान थे कि बड़े बड़े लोग उनसे सीखने आते थे। अब उसके पीछे वजह, ये योग तो यहाँ बना है, लेकिन इसमें भी गुरु 5 डिग्री का है, 5 अंश का है और कर्क राशि में है। कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। गुरु की स्पेशल भूमिका यह है कि बुध, बृहस्पति, शुक्र इन केंद्र, त्रिकोण और दूसरे घर में कहीं भी बैठ जाएं तो ये सरस्वती योग जो है, ये प्रबल राजयोग का निर्माण कुंडली में हो जाता है। लेकिन बृहस्पति अगर उच्च का है, स्वराशि में है या मित्र राशि में है, तभी ये फल दे पाएगा। अगर ये नीच का है या दूसरे घर में, तो सरस्वती योग जो है वो बेकार हो गया, फिर वो सरस्वती योग नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे गुरु उच्च का है और उच्च में भी परम उच्च का है। 5 अंश का अगर गुरु कर्क राशि में हो तो परम उच्च का मानते हैं। तो गुरु बहुत ही मजबूत स्थिति में, इसी कारण वो इतने बड़े विद्वान हुए। मैं थोड़ा अगर अपने अनुभव की बात करूं तो मैं 5 डिग्री के परम उच्च से अगर 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर गुरु है या कोई भी प्लैनेट यहाँ पर चंद्रमा वगैरह, तो मैं उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ 5 अंश की तुलना में। 5 अंश में है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 तक, तो वो सिंह राशि में नौमांश में पड़ेगा। कर्क में अगर है तो नौमांश में भी वो मित्र के घर में गुरु पड़ेगा। सिंह राशि फायरी राशि है, मित्र है गुरु का, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में पड़ता तो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पड़ता, जो कि पुष्कर नौमांसा भी है। कर्क राशि में यहाँ पड़ता, नौमांस में भी कर्क राशि हो जाती, माने गुरु वहाँ भी उच्च का हो जाता, उच्च का गुरु वर्गोत्तम और स्ट्रांग हो जाता। जैसे भगवान राम की कुंडली में भी कर्क लगन है और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। इसी कारण कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ यही निकलता है कि चंद्रमा उनका नौमांस में भी कर्क राशि में, इसलिए वर्गोत्तम चंद्रमा है उनका, भगवान राम का। तो वैसे ही अगर 3 डिग्री 20 मिनट तक होता तो मैं उसको ज़्यादा शुभ मानता 5 के तुलना में, मेरा जो अनुभव है। लेकिन लोग सामान्यतः 5 अंश के, अगर कर्क राशि में 5 अंश का गुरु है तो उसको ज़्यादा शुभ मानते हैं। लेकिन अगर 5 अंश से पहले भी है, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में भी है, तो ध्यान रखिए कि गुरु स्पेशली बहुत ही शुभ है, परम उच्च से भी ज़्यादा शुभ है। ये विशेष ग्रहों की स्थिति की वजह से, पुष्कर नौमांसा, वर्गोत्तम में उच्च, नौमांस में भी उच्च, इस वजह से। तो गुरु इनका जो है परम उच्च का है, बुध शुक्र के साथ में है, तगड़ा राजयोग। यहाँ से गुरु बैठ के पंचम भाव, नवम भाव, सप्तम भाव, इन सबको देख रहा है। और ये कहते हैं कि ये जो गुरु है ये पत्नी, संतान, इन सब के लिए योग है। वैसे तो ये सन्यासी थे, उसके बावजूद भी विवाह थी और एक पुत्री भी थी। तो गुरु की ये स्थिति की वजह से संतान भी हुई और विवाह के भी योग बने। लेकिन मंगल केतु अगर साथ में हो ना, जपी तपी सन्यासी तैयार करता है, वैवाहिक सुख में कमी ला देता है। मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है, विवाह के लिए अच्छा योग इसको नहीं मानते मंगल केतु का। अगर साथ में हो तो
दूसरे प्लैनेट स्ट्रांग थे, इसलिए विवाह के वास्तव में विवाह के लिए ये उत्तम योग नहीं है मंगल केतु का एक कॉम्बिनेशन बन जाना। ये जपी तपी सन्यासी ही बनाते हैं मंगल केतु का, इसको लंगोट योग कहते हैं दक्षिण भारत में। वो जो पहलवानी कर रहा हो या हनुमान जी का उपासक हो या धर्म अध्यात्म में लगा हो किसी कारण से, या बहुत सारे आर्मी और सिपाही वगैरह जो पत्नी से दूर रहते हैं उनमें भी योग बना, किसी कारण से अलगाव या दूरी, या आप अध्यात्म में जीवन जी रहे हैं तो भी पत्नी से वो सहज सुख नहीं ले पाएंगे, तो वो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा और सूर्य का परिवर्तन हो गया, ये एक प्रबल राजयोग है फल दीपिका के अनुसार। परिवर्तन योग में से भी लग्न का जो है वो दूसरे घर के साथ परिवर्तन, दो शुभ स्थानों का परिवर्तन, सूर्य चंद्रमा के घर में और चंद्रमा सूर्य के घर में बैठा है। ये तगड़ा और स्पेशल वाणी के लिए इसी कार्य प्रखर उग्र वक्ता थे। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ही तगड़ा राजयोग हो गया कि इतने साहित्य इन्होंने लिख दिए, इतने प्रवचन दिए, इतने साहित्य, इतने ये कुंडली इस योग की वजह से भी तगड़ा राजयोग हो गया। वैसे भी गुरु जो है वो नवम भाव और दूसरे भाव का स्वामी सूर्य और गुरु जो साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी जीवात्मा परमात्मा योग काफ़ी स्ट्रांग योग इन्होंने बना दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सारे राजयोग है, सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसे लोग राजाओं के भी प्रिय होते। कहते इंदिरा गांधी जी से भी इनके अच्छे संबंध थे। लेकिन चंद्र कुंडली से अगर देखें तो चंद्रमा से ये सारे योग 12वें घर में चला जा रहा है। तो चंद्रमा से अगर 12वें में है, चंद्रमा से 12वें में गुरु है, तो ये सकट योग विवाद की वजह बन जाता है। इसी कारण बाद में इंदिरा गांधी गौ वाले इशू पे, गौ हत्या के इशू पे डिस्प्यूट हो गया था, इंदिरा के साथ भी उनका डिस्प्यूट था। और चंद्रमा ये सकट योग विवाद का कारण बना। दूसरा, चंद्रमा से 12वें घर में अगर ज़्यादा प्लैनेट हो तो सन्यासी के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो जीवन त्याग में जो भी अचीवमेंट हुआ वो त्याग में रहा, दूसरों के लिए ही रहा, खुद के लिए तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। सारी अचीवमेंट चंद्रमा से 12वें घर में होने की वजह से, या ऐसा कहते हैं चंद्रमा मन का कारक, तो मन से तो वो त्यागी है ही सब कुछ। उससे 12वें घर मतलब लॉस का घर जो है वो त्याग में, उसका जीवन, उसकी चीज़ें जो है दूसरों के लिए होंगी, खुद के लिए वो मुश्किल है, खुद के लिए अचीव वगैरह करना। गृहस्थ अगर चाहे तो उसके लिए तो खराब योग हो गया। अगर गुरु गृहस्थ की कुंडली में अगर इस प्रकार का योग है, तो मेरी कुंडली में भी चंद्रमा से 12वें घर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो सांसारिक अचीवमेंट के लिए इन्होंने बिल्कुल खराब योग बना के रखा हुआ है। तो ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा से अगर 12वें में इतने सारे प्लैनेट हो जाएं तो फिर ध्यान साधना यही करो, संसार के अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा ये नहीं है। या फिर हीलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई अच्छा काम या एनजीओ वगैरह, या सेक्रीफाई कर रहे हैं, त्याग में जीवन के लिए अगर कुछ कर रहे हैं ना दूसरों के लिए, वही भलाई होगी। खुद के लिए करेगा वो ज़्यादा फल नहीं सकेगा। तो चंद्रमा से 12वें घर में ये 4 योग बनने की वजह से जो है खुद के लिए नहीं है, त्याग में जीवन है। शनि इनका जो है वो नवम भाव में है, तो केवल ये प्रवचन ही नहीं थी, इन्होंने साधना में जीवन जिया। शनि जो है अभ्यास करवाता है चीज़ों को, और ऊपर से 9वां घर मंदिर का, वहाँ शनि भी बैठे हुए हैं। कहते हैं कि ये काशी विश्वनाथ में शूद्रों के प्रवेश को लेकर ये नाराज़ रहते थे। कहते थे कि अगर शूद्र यहाँ पे अगर वो प्रवेश अगर नहीं रोका गया सरकार के द्वारा तो मंदिर न रहे वही ज़्यादा अच्छा, ध्वस्ती हो जाए। और एक वहाँ पे काशी में एक घाट पर इन्होंने शूद्रों के लिए अलग से शिव मंदिर की स्थापना की, जहाँ शूद्र प्रवेश कर सके। तो शनि शूद्र है ग्रह और नवम से संबंध है, तो इससे संबंधित कुछ विवादित हुआ। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि भी आ रही है तो मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने, शनि के ऊपर भी और नवम भाव के ऊपर भी शूद्रों के लिए स्पेशल अलग से एक मंदिर का निर्माण करवाया। चूंकि सिर्फ विरोधी करते नहीं रहे, कुछ समाधान इनकी दृष्टि में जो समाधान लगा वो समाधान ये देखेगा। दूसरा अगर होता, क्रूएल व्यक्ति होता तो सिर्फ विरोध करता, लेकिन चूंकि ये संत थे, गुरु उच्च का था, तो करुणा भी थी, कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से फंसे हुए थे, इस कारण वो नहीं चाह रहे थे कि वहाँ मंदिर प्रवेश हो शूद्र का। लेकिन दूसरी जगह मंदिर उन्होंने उसका निर्माण उन्होंने करवाया, वो इस योग की वजह से। नवम भाव को गुरु देख रहा है और शनि को देख रहा है, दूसरे मंदिर में प्रवेश करवाया उसके लिए। तो स्पेशल तो मैं करपात्री जी महाराज की कुंडली डिस्कस करने के लिए नहीं बनाया था, मैं तो बस इसके ऊपर से फल दीपिका में यही कुंडली उदाहरण के रूप में रखा हुआ है। तो मैं सोचा कि उसी के ऊपर सरस्वती योग को समझाता हूँ, सरस्वती योग के लिए ही बताया था। तब तक बीच में जो बातें याद आ गई करपात्री जी की वो मैंने बता दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग सरस्वती योग समझ पाए होंगे। देखिए आपके बच्चों की कुंडली में क्या सरस्वती योग पड़ा हुआ है। अगर सरस्वती योग है तो भाई पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से रिलेटेड या फिर ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ही ऊंचाई पे जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। बस गुरु कमज़ोर ना हो, शत्रु राशि में ना हो, नीच का ना हो, इसका ध्यान रखना है। गुरु अगर स्ट्रांग है और सरस्वती योग बना हुआ है तो कुंडली बहुत ही मजबूत हो गई। आज का समय तो विद्या का ही समय है, बड़े बड़े विद्या वाले सर्विस सेक्टर में बड़े बड़ी ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि सरस्वती योग आप लोगों को समझा पाया हूँ। नमस्कार।